नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज जो हम इकोनॉमिक सेक्शन में पढ़ने जा रहे हैं वो बीमा क्षेत्र को पढ़ने जा रहे हैं। अभी आपने हाल ही में देखा था 2-3 साल पहले कि बीमा में निवेश को 100% कर दिया गया था, तो ये काफ़ी चर्चा में था। उसी पर्पज से आज जो हम देखने जा रहे हैं बीमा क्षेत्र में अब तक जितने ट्रेडिशनल क्वेश्चन बन चुके हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उनको देखने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। फसल बीमा निम्न में से किसके एकाधिकार में है? तो आप देखेंगे वह है जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एकाधिकार में है। फसल बीमा योजना पर एक राष्ट्रीय कृषि बीमा कंपनी का एकाधिकार है। 2003 से 4 में राष्ट्रीय कृषि बीमा कंपनी की स्थापना की गई थी। इसके स्थापना से पूर्व फसल बीमा योजना जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्रियान्वित की गई, मतलब कब लाई गई? वो 1999 में लाई गई। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ 1999 से 2000 में किया गया। वर्ष 2010 में इसका नाम बदलकर संशोधित राष्ट्रीय कृषि इसका नाम बदल करके जो है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, आग, कीट, बीमारियां आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल में हुई क्षति से किसानों को संरक्षण करना था, ताकि आगामी मौसम में इसकी ऋण साख बहाल हो सके। यह योजना ऋणग्रस्त पर ध्यान दिए बिना सभी फसलों के लिए उपलब्ध है। इसके स्थान पर 13 जनवरी 2016 को सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मंजूरी दी गई। यह योजना खरीफ वर्ष 2016 से लागू हुई। याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना फसल बीमा योजना है, ये कब प्रारंभ की गई? 2016 में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? वो 13 जनवरी 2016 को प्रारंभ की गई थी। अब आगे देखते हैं कि कृषि आय बीमा योजना आरंभ की गई। कब आरंभ की गई? जो कि ये 1999 से सन 2000 में जो है कृषि आय बीमा योजना आरंभ की गई थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था वर्ष कब हुआ था? वर्ष 1999 से सन 2000 तक के बीच में हुआ था। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हो, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। आश्रय बीमा का तात्पर्य क्या था? जो है वो रोजगार, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। अब है आश्रय बीमा योजना 10 अक्टूबर 2001 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य काम नौकरी छूट जाने के कारण प्रभावित कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत नौकरी से निकाले जाने के तारीख से पहले के 12 महीने के दौरान मिले औसत वार्षिक वेतन यानी मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% तक मासिक भरण पोषण भत्ता, जिसकी अधिकतम सीमा 3000 रुपये प्रति माह प्रति कर्मचारी होगी। 12 महीने तक या जब तक संबंधित व्यक्ति वैकल्पिक रोजगार नहीं पा लेता है, जो भी जल्दी हो जाए, वो यह प्रभावी रहेगी। इसके बाद देखेंगे, यह पॉलिसी उन लोगों के लिए नहीं है जिनका वेतन यानी मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता छंटनी के समय 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक हो और उन्हें दुर्व्यवहार के कारण सेवा से निलंबित या बर्खास्त किया गया हो, या जो 24 महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हो, जिन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया हो। यह योजना के तहत योग्य कर्मचारियों के वार्षिक मूल वेतन और महंगाई भत्ते की कुल राशि का 5% दर से प्रीमियम
लिया जाता है। अब है अगला प्रश्न, आम आदमी बीमा योजना सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। किसको प्रदान करती है आप देखेंगे, वह जो प्रदान करती है वह रहेगी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को प्रदान करती है। केंद्रीय बजट 2017 और 18 केंद्रीय बजट जो 2060 और 8 में आम आदमी बीमा योजना की घोषणा की गई। 2 अक्टूबर 2007 को प्रारंभ की गई। यह योजना ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मृत्यु एवं विकलांगता कवर प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार के मुखिया की जो आयु होगी वो 18 से 59 वर्ष होगी। इसका प्रीमियम 200 रुपये प्रति वर्ष होगा। यह इस प्रीमियम का 50% केंद्र सरकार वहन करेगी तथा शेष बीमा व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा। यह केंद्र सरकार शेष प्रीमियम राशि वहन करने के लिए राज्य सरकार से आग्रह करेगी। अब 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे से भिन्न है। तो देखेंगे आप जो है LICI जो है वह अन्य दूसरों से भिन्न है। भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC भारत सरकार की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई। इसका मुख्यालय भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में स्थित है। तो याद रखिएगा, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है, मुंबई है, और भारत की वैसे राजधानी क्या है, वह देखेंगे दिल्ली है। दिए गए समस्त विकल्पों में से LIC अन्य से भिन्न है। बजट 2021-22 में LIC में विनिवेश की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इरडा नियमन करती है किसका, बीमा कंपनियों का। मल्होत्रा समिति, याद रखिएगा, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन 19 अप्रैल सन 2000 ईस्वी को N रंगाचार्य की अध्यक्षता में किया गया। देश में बीमा क्षेत्र के नियमन के लिए गठित यह प्राधिकरण संसद के प्रति उत्तरदायी है। अब क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है, समुद्री बीमा पर नहीं होता है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत समुद्री बीमा पर लागू नहीं होता है। एक्चुअरीज शब्द संबंधित है किससे है और बीमा से है। एक्चुअरीज का कारोबार बीमा से संबंधित होता है। बीमा पॉलिसियों के तहत कवर किए जाने वाले जोखिमों का निर्धारण तथा उनके लिए बीमा प्रीमियम का आकलन एक्चुअरीज द्वारा किया जाता है। बीमितों को अदायगी हेतु रखे जाने वाले कोष में कम से कम कितनी राशि रखना उचित होगा, यह निर्धारण करने के लिए जीवन बीमा कंपनियों द्वारा दिए गए वाले बोनस का निर्धारण करना भी एक्चुअरीज के कार्य में शामिल है। ध्यातव्य है कि एक्चुअरीज के जो व्यवसाय के नियमन करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लाए गए एक्चुअरीज बिल 2005 को संसद के दोनों सदनों द्वारा अगस्त 2016 में 6 में पारित कर दिया गया। अब आएगा लोक वित्त, बजट एवं कराधान। इसमें जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होंगे वो हम देखेंगे और जो एकदम लेटेस्ट अगर होंगे वो देखेंगे। बीच में किसी 2011-12 में से कोई डेटा पूछ लेगा तो उसको हम स्किप करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय यानी कि AGR की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो आप देखेंगे ब्याज, लाभांश और देखेंगे विदेशी मुद्रा लाभ, ये तीनों जो देखेंगे आप समायोजित सकल आय में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की पूंजी बजट प्राप्तियों का अवयव नहीं है। तो देखेंगे आप कर प्राप्ति जो है वो पूंजी
जो बजट प्राप्तियों के अवयव नहीं हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना धन आवंटित किया गया था? तो वो 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई थी? तो वह देखेंगे आप आत्मनिर्भर कृषक समायोजक योजना थी। फिर देखेंगे आप कि मुख्यमंत्री सक्षम उसके बाद सुपोषण योजना थी। फिर आप देखेंगे उसके बाद तो युवा उद्यमी विकास अभियान था। वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभ पर आधारित थे। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं है? तो आप देखेंगे उसमें जो आप देखेंगे गांव की अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं है। बाकी देख सकते हैं आप। निम्नलिखित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतों से पूर्व जो है इकोनॉमिक सर्वे आता है। अब अभिकथन है, भारत में शून्य आधार बजट प्रवर्तित किया गया है। शून्य आधार बजट तकनीक के अंतर्गत बजट प्रावधान करने से पूर्व प्रत्येक योजना की विवेचना समीक्षा की जाती है। देखेंगे दोनों सही, एक दूसरे की व्याख्या भी सही कर रहा है। अब है केंद्र सरकार के बजट में चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद कौन सा है? वह देखेंगे, वह आपको देखने को मिलेगा कि ब्याज भुगतान है। सबसे ज्यादा किस में जाता है पैसा? ब्याज भुगतान में जाता है। आज भी जब भी आप बजट पढ़ेंगे देखेंगे हर साल जो हमारा सबसे पहले पैसा जाता कहाँ है, तो आपको उसमें बजट में कहते ब्याज भुगतान ही सबसे ज्यादा देखेंगे। फिर है सामान्य वित्त विधेयक के चरण सम्मिलित हैं। जो वित्त विधेयक लाए जाते हैं उसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखेंगे आप बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर बजट पर चर्चा होती है, फिर विनियोग विधेयक पारित होता है, फिर लेखानुदान पारित होता है। ये प्रश्न शायद अब की बार आरओ में आया था। अब है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था? तो 6.4% निर्धारित किया गया था। राजकोषीय घाटा कितना? 6.4। ये तो देखिए उस समय, ये तो करंट के क्वेश्चन होते हैं इसको। अब है संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के सबसे बड़े भाग की पूर्ति की जाती है किसके लिए? घरेलू उधारकों से की जाती है। याद रखिएगा राजकोषीय घाटे में सबसे बड़े भाग किसको? तो घरेलू उधारक होते हैं। भारत में केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटा का एक इतिहास रहा है। भारत कृषि में पाश्चात्य देशों की तुलना में राज्य सहायता की मात्रा अधिक रही है। ये भी देखेंगे आप जो है सही है, परंतु आर जो है गलत है। जो सबको है वैसे समान जो है स्तर मिल रहा है। यदि सकल राजकोषीय घाटे में से बजट भुगतान को निकाल दिया जाए तो शेष अवशेष को कहेंगे, क्या कहेंगे? सकल प्राथमिक घाटा कहा जाएगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया वो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होगा किसके? राजकोषीय घाटे के बराबर होगा। प्राथमिक घाटे से अभिप्राय है क्या अभिप्राय है? राजकोषीय घाटा, ऋण और ब्याज भुगतान। अब है राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। कैसा रहेगा? अधिक रहेगा। जब सरकार अपनी राजस्व आय में अधिक खर्च करती है तब इसका अधिवत कहते हैं, क्या कहेंगे? राजस्व घाटा कहते हैं। भारत सरकार का बजटीय घाटा बराबर होता है किसके? बाजार उधार को घटाकर कुल व्यय के बराबर। अब है संघ सरकार
संघ सरकार के निम्नलिखित बजट प्रावधान बजट घाटों पर विचार कीजिए। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको राजकोषीय घाटा, फिर आगम या राजस्व घाटा, फिर है आप देखेंगे प्रभावी या प्राथमिक घाटा है। भारत में केंद्र सरकार के वित्त में घाटे की कुल अवधारणा निम्नलिखित है। वह आप देखेंगे, जो आप राजकोषीय घाटा देखेंगे, फिर राजस्व घाटा, फिर प्राथमिक घाटा देखेंगे। इस तरह का से 20 प्रश्न हमने आज तक यहाँ कंप्लीट किए। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में 21वां प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।